बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट SST ऑफ क्लास 5 लेसन 16। द नेम ऑफ द लेसन इज इंडिया विन्स फ्रीडम 1915 to 1947 and this is the second video of this lesson. Okay, and the topic is Champaran campaign, Rowlatt Act of 1919 and the Khalifa movement. But today we will discuss about the three topics of this lesson. Page number 100. Students, if you have SST books, please open page number 99, चंपारण कैंपेन। चूँकि बेटा इससे पहले हम लोग ने इस लेसन पे एक वीडियो और कर चुका है जिससे हम देखें सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। सत्याग्रह मूवमेंट है क्या और इसे कब स्टार्ट किया गया, कौन स्टार्ट किया गया, किसने स्टार्ट किया, इन हम चीज़ों को देखे हैं पिछले वीडियो में। लेकिन आज हम बात करेंगे उसमें और आगे जो है सत्याग्रह मूवमेंट में चंपारण कैंपेन के बारे में। चंपारण आंदोलन या चंपारण मूवमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था और किसने किया था। ओके, इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, हम इन तमाम बातों को जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो आप पेज नंबर 99 को ओपन कर लीजिए और टॉपिक है आपका चंपारण कैंपेन। देखिए चंपारण एक्चुअली है क्या और ये कहाँ पर इस्टेब्लिश है या कहाँ पर हिस्टोरिटेड है, इसके बारे में क्या हम देखते हैं। आइए चलते हैं। महात्मा गांधी इंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विद द चंपारण कैंपेन टू redress the grievances of indigo planters of बिहार। देखिए सबसे पहली बात है कि जो चंपारण है वो आपका बिहार स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है। चंपारण जैसे आपका नज़दीक में बक्सर जिला है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट है, उसी प्रकार चंपारण भी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो महात्मा गांधी एक सक्रिय मेंबर की तरह, एक सक्रिय पॉलिटिक्स की तरह वो चंपारण में गए और जो वहाँ के पीजेंट थे, जो वहाँ के किसान थे, फार्मर्स थे, मेनली जो इंडिगो की खेती किया करते थे बिहार में, नील की खेती, नील, ठीक है, इसको नील की क्रांति भी कहते हैं, इंडिगो मूवमेंट भी कहते हैं इसको। बिहार में वहाँ महात्मा गांधी गए और उनके ग्रीवांसेस को, जो उनकी डिमांड थी इंडिगो प्लांटर्स की, उनके ग्रीवांसेस को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास या लोगों को और ऑर्गेनाइज किए। तो चंपारण कैंपेन वाज हिज फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन इंडिया। यानी कि चंपारण मूवमेंट ही क्या है, भारत में सबसे पहला जो सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट था, यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन। तो ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में सबसे पहली बार। इंडिगो प्लांटर वेयर फेसिंग प्रॉब्लम विद द तिनकटिया सिस्टम। यानी कि जो प्लांटर्स थे उनका मेन प्रॉब्लम क्या था, तिनकटिया प्रॉब्लम से। तिनकटिया प्रॉब्लम्स क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग पहले। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्लांटर्स वेयर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश टू प्लांट इंडिगो ऑन 1/3 पार्ट ऑफ देयर लैंड। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रूल पास कर रखी थी कि फार्मर्स के पास जितने भी लैंड हैं उसका 1/3 पार्ट्स पे क्या ग्रो करेंगे, इंडिगो ग्रो करेंगे। जबकि इनकी इच्छा थी कि हम इंडिगो के अलावा वैसे क्रॉप्स ग्रो करें जो हमारी नीड्स को कंप्लीट करें, जो हमारी नीड्स को मेंटेन करें। सपोज दैट मान लीजिए कि आपको खाने की ज़रूरत है चावल और गेहूँ, और सरकार कहे कि नहीं आप नील की खेती करें, तो क्या करेंगे आप क्या करेंगे वैसे में? तो ऐसे में हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट से अपनी बात को रखेंगे, अपनी ग्रीवांसेस को रखेंगे। भाई देखिए हमारे पास कंज्यूमशन ज़्यादा है फूड ग्रेन्स की और इसलिए मैं नील की खेती नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे में जो है तिनकटिया एक सिस्टम था, उसके अकॉर्डिंग जो है क्या था, प्लांटर्स वेयर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश टू प्लांट इंडिगो ऑन 1/3 पार्ट ऑफ देयर लैंड। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम प्लांटर्स वेयर फोर्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ग्रो द 1/3 पार्ट ऑफ देयर लैंड इंडिगो। ओके, यानी कि अपने लैंड का 1/3 पार्ट पे क्या करना है, इंडिगो ग्रो करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको प्रेशराइज कर रही थी। दिस सिस्टम वाज नॉट फेवरेबल टू द फार्मर्स एज दे वेयर द लेफ्ट विद द लेस लैंड टू ग्रो फूड ग्रेन्स। और ये जो सिस्टम था वह स्मॉल फार्मर्स के लिए मतलब फेवरेबल नहीं था, है ना। महात्मा गांधी प्रोटेस्ट बाय प्रैक्टिसिंग सत्याग्रह एंड कीपिंग फास्ट हंगर स्ट्राइक। यानी कि महात्मा गांधी इसके लिए प्रोटेस्ट किए और इनके फेवर के लिए भूख हड़ताल किए। एक वर्ड है ना पर कीपिंग फास्ट, यानी कि हंगर स्ट्राइक, यानी कि भूख हड़ताल इसको बोलते हैं, उन्होंने किया।
दिस मेड अ फोर्सफुल इम्पैक्ट एंड द गवर्नमेंट हैड टू एग्री टू द डिमांड ऑफ द फार्मर्स। और महात्मा गांधी ने इस पर जबरदस्त मतलब फोर्सफुल इम्पैक्ट का प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकी डिमांड से मान गई, यानी कि वो एग्री हो गए फार्मर्स की डिमांड से। महात्मा गांधी दस ओन हिज फर्स्ट बैटल, और महात्मा गांधी अपनी इस फ्रीडम की फाइट्स को सबसे पहली बार यहाँ बिहार से उनको विन हुई थी, बिहार से वो जीत गए थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है, देखिए आप आगे पढ़ेंगे, क्लास जाएंगे हायर क्लास में तो आप देखेंगे कि इसके बाद महात्मा गांधी जो है गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, ठीक है, वहाँ पर कॉटन प्लांटर्स के लिए वर्क किए, स्ट्राइक किए। इसके बाद 1918 में वो गए आपको अहमदाबाद, गुजरात में भी जो मिल वर्कर्स काम कर रहे थे, यानी कि जो सत्याग्रह मूवमेंट है हमारे कंट्री में मेनली 3 जगह हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा। सबसे फर्स्ट आपको बिहार में चंपारण में 1916 में, या तो डेट याद रखना आप लोग, प्लेस याद रखना। आफ्टर दैट इन 1916 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात to protest the demand of the planters of the cotton, and third 1918 Ahmedabad in Gujarat states to protect the mill workers। ओके, तो ये सत्याग्रह मूवमेंट 3 जगह हुआ था हमारे कंट्री में महात्मा गांधी के द्वारा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट हम बात करेंगे तो देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस ज़्यादा पावर दे दिया गया था कि किसी प्रकार के जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनको विदाउट ट्रायल 2 इयर्स को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया गया था, जो कि एक बिल्कुल ही अनजस्टिस है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ये देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 गेव अनब्रिडेल्ड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड प्रेजेंट सस्पेक्ट विदाउट होल्डिंग ऑफ फेयर ट्रायल। यानी कि इस आदेश के अकॉर्डिंग, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत बड़ी पावर मिल गई थी कि किसी भी नेशनलिस्ट को, किसी भी राष्ट्रवादी नेता को या किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, शक के आधार पर उसको विदाउट ट्रायल चलाया, विदाउट उस पर केस मुकदमा दायर किए, उसको जेल में बंद करने का आदेश दे दिया गया था। ये इस रूल के अकॉर्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन एंड मीटिंग वेयर हेल्ड ऑल ओवर द नेशन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग, एक अधिनियम के अगेंस्ट में पूरे कंट्री में जो है, पूरे देश में क्या शुरू होगा, इसके विरुद्ध मीटिंग होना स्टार्ट हो गया, खिलाफ में आंदोलन होना स्टार्ट हो गया। मैनी पॉलिटिकल लीडर्स वेयर अरेस्टेड ऑन द 10 अप्रैल 1919 अंडर द रॉलेट एक्ट। और इसमें बहुत सारे लीडर्स को इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में जो आवाज़ उठाते थे उसके खिलाफ में, ठीक है, 10 अप्रैल तक बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जेल में भेज दिया गया। देखिए अगर थोड़ा सा और आगे ज़्यादा पढ़ेंगे आप लोग, जलियांवाला बाग इसी कांड में हुआ था। आइए देखते हैं। अ पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 13 अप्रैल 1919 इन द पार्क कॉल्ड जलियांवाला बाग इन अमृतसर, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर असेंबल्ड। देखिए जब रॉलेट एक्ट आपको लग गया 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल को रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया और लोग जो है आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, और ये अरेस्ट कर दिया गया बहुत लोगों को। तो 13 अप्रैल को जो है, चूँकि वो जलियांवाला बाग जो है आपको पड़ता है अमृतसर में, और वहाँ का लोकल वो फेयर था बैसाखी, ठीक है, अप्रैल का मंथ था। और क्या था कि इस मेले में बहुत जो प्लेस था मेला का, वो मेन टाउन थोड़ा सा हट के था, मेन टाउन था क्या था, थोड़ा सा डिस्टेंस पर था। इसलिए वहाँ के ग्रामीण इलाकों के लोग जो हैं, खासकर महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चों को ये नहीं पता कि मार्शल लॉ होता क्या है, ठीक है, क्योंकि मार्शल लॉ लगा दी थी गवर्नमेंट ने कि किसी भी प्लेस पर मार्शल लॉ क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नो मोर देन 2 पर्सन्स गैदर टुगेदर एंड असेंबली हेल्ड। यानी कि एक जगह पे 2 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, किसी प्रकार की मीटिंग, किसी प्रकार की सभाएं, किसी प्रकार का आंदोलन नहीं हो सकता है। तो मार्शल लॉ गवर्नमेंट ने इम्पोज कर रखी थी, बट मतलब देहात के होने की वजह से सब लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ लगा हुआ है और मीटिंग हमको नहीं करना है या गैदर नहीं करना है। जैसे देखा आपने कोरोना मोमेंट में क्या हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने
किसी प्रकार के ओकेजन करने में बैन लगा दी थी, शादी समारोह भी करने में बैन लगा दी थी, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करने पर बैन लगा, क्यों? ताकि लोग इकट्ठा ना हो। ये तो एक महामारी थी, एक बीमारी की वजह से हुआ। लेकिन वहाँ गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ एक्ट इम्प्लीमेंट कर दी थी, लागू कर दी थी रूल को, कि कोई भी दो से अधिक जो है नेशनलिस्ट या कोई पार्टी या मेंबर जो है मीटिंग ना करें। लेकिन इस बात को देहात के लोगों को पता नहीं था और 13 अप्रैल को 1919 में वो अमृतसर में जलियांवाला बाग के पास इकट्ठा हुए उसको सेलिब्रेट करने के लिए, फेयर में पार्टिसिपेट होने के लिए। और इसी बहाने जो हमारे लीडर्स थे वो लोग मीटिंग होते कि यहाँ पर तो अदर प्लेस पे तो हम लोग मीटिंग कर नहीं सकते, जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, और मेला है हम लोग वहाँ पर आराम से मीटिंग कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग है हम लोग उसको कर सकते हैं। इसको लेकर वहाँ पर मीटिंग हुई। देखिए क्या होता है, दिस मीटिंग वाज हेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ लीडर्स अंडर द रॉलेट एक्ट। और ये मीटिंग किस पर हुई थी, किसके लिए मीटिंग हो रही थी? कि रॉलेट एक्ट के विरोध करने वाले जितने भी नेता थे और जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर रखी थी, उनके विरुद्ध में, यानी कि उसको फिर से क्या करने के लिए, रिलीज कराने के लिए जेल से। बिफोर द मीटिंग वुड एंड द ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड द पार्क एंड ओपनड फायर एट द अनआर्म्ड क्राउड ऑन द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अफसर जनरल डायर। तब जब किसी प्रकार से ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता हो गई कि भाई जलियांवाला बाग जो है वहाँ मेले के बहाने से लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो उस बाग को चारों तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सैनिकों द्वारा घेर लिया गया और क्या किया गया, मतलब आदेश दे दिया गया फायर करने का। बिना लोगों को क्या, निहत्थे लोग थे, अनआर्म्ड वर्ड किया गया, अनआर्म्ड क्राउड, यानी कि निहत्थे भीड़ पर। तो जो मेला देखने गए थे तो कोई हथियार तो लेके नहीं गए थे, लोग ऐसे लोगों पर जो है ऑर्डर कर दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक अफसर थे जनरल डायर, ओके, जनरल डायर जो है कमांडर थे, उन्होंने आदेश दे दिया अपने सैनिकों को कि फायर कर दो। वे लोग फायर कर दिए। नो वन कुड एक्सेप्ट बिकॉज देयर वाज ओनली वन एग्जिस्ट फ्रॉम द पार्क, यानी कि इस पार्क से कोई भाग नहीं पाया, क्योंकि यहाँ निकलने का मात्र एक ही रास्ता था, विच हैड बीन ब्लॉक्ड बाय द ब्रिटिश आर्मी। और उस रास्ते पर ब्रिटिश आर्मी जो है खड़ी थी, उसको ब्लॉक कर रखी थी, यहाँ से कोई भाग ना पाए। एज अ रिजल्ट more than 1000 men, women and children were killed and many more were wounded, यानी कि इसमें लगभग 1000 से अधिक लोग, बड़े औरत बूढ़े बुजुर्ग की जानें चली गई और कई लोग घायल हो चुके थे। दिस एक्सीडेंट एडेड फ्यूल टू फायर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। और यह जो इंसिडेंट है वो एक आग में घी का काम किया आज़ादी की लड़ाई को और तेज करने का। जब ये इंसिडेंट हुआ, जब लोग जगह जगह सुने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ऐसे हुआ है, तो और लोग क्या किए, बढ़ चढ़ के मूवमेंट में हिस्सा लेने लगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोग जो है नारेबाजी आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। दैट मीन्स ये मोमेंट जो है फ्रीडम फाइट्स की जो मोमेंट है और तेज़ी से क्या हो गया, बढ़ चला। इंडियंस बिकेम मोर डिटरमाइंड टू फाइट फॉर देयर फ्रीडम। और इस घटना के बाद जो भारतीय लोग थे वो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गए और ज़्यादा जो है तत्पर हो गए अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ने के लिए। ये टॉपिक था। नेक्स्ट आपका टॉपिक है खिलाफत मूवमेंट। तो हम खिलाफत मूवमेंट को नेक्स्ट लास्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। या फिर देख लेते हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार इन 1918। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 तक चला था, है ना। 1918 से लेकर 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होते होते टर्की वाज टू बी बिलीव्ड एमंग द विक्टोरियस पावर्स, यानी कि टर्की जो था वो उसकी जो डिवाइडेड एमंग द विक्टोरियस पावर, जो टर्की था वो अलग अलग कई पावर्स में डिवाइड हो चुका था। दिस डिसीजंस वाज अनएक्सेप्टेबल टू द इंडियंस मुस्लिम कम्युनिटी। और ये जो घटना हुई थी, जो इसका रिजल्ट आया, तो भारत के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको वो लोग नहीं उसको मान पा रहे थे। लग रहा है कि भाई कुछ ना कुछ में जो है क्या हुआ है, अनफेयर किया हुआ है या फिर कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। द सुल्तान ऑफ टर्की वाज द खलीफा रिलीजियस लीडर ऑफ मुस्लिम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए जो टर्की का सुल्तान था वो खलीफा था, और खलीफा किसको बोलते हैं, रिलीजियस धार्मिक नेता होता है। क्या होता है, जो रिलीजियस लीडर होता है उसको बोलते हैं खलीफा मुस्लिमों में। तो वहाँ का जो टर्की का जो सुल्तान था वो खलीफा था, और
ये पूरे वर्ल्ड के मुस्लिमों का, और ऐसा मानना था कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट नोन एज द खलीफा मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1920 टू रिस्टोर द ऑनर ऑफ द खलीफा, और खलीफा के मान सम्मान को फिर से वापस लाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक मूवमेंट लड़ी थी, खलीफा मूवमेंट, जो 1920 में स्टार्ट की गई थी। महात्मा गांधी एंड द इंडियंस नेशनल कांग्रेस सपोर्ट दिस मूवमेंट, और महात्मा गांधी और अदर जो लीडर थे भारत के लोग उसको, उस मूवमेंट को सपोर्ट किए। भाई आपको ऐसा होना चाहिए। द हिंदू मुस्लिम यूनिटी स्ट्रेंथ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और इस खलीफा मूवमेंट से क्या हुआ, जो हमारे कंट्री में हिंदू और मुस्लिम जो अलग अलग पार्ट्स थे या अलग अलग विचारधारा के लोग थे, इस फ्रीडम फाइट में आकर के शामिल हुए, और जो यूनिटी थी और ज़्यादा मजबूत हुई, और हमारे कंट्री को नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ से मिला। तो 2 पॉइंट पढ़े मेनली, खिलाफत मूवमेंट, चंपारण कैंपेन, रॉलेट एक्ट और खिलाफत मूवमेंट। तो आप इसको लर्न करना, इसको रीड करना। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।